हेलो एवरीवन। तो इमरजेंसी प्रोविजंस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने किया था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। पिछली क्लास में हमने नेशनल इमरजेंसी को किया था, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट आती है हमारी प्रेसिडेंट रूल, और इसको ही हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, और इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आती है? ये आती है आर्टिकल 356 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीधा ही आपको पूछा जा सकता है। आर्टिकल आ जाते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में आता है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, 352। प्रेसिडेंट रूल, इसी को हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं और इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? तो इसको देखिए, आर्टिकल 355 बोलता है, मैंने आपको बोला था कि 352 से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं 360 तक, वो सभी इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर इमरजेंसी की प्रोविजंस है। तो उसी में आर्टिकल 355 बोलता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर को एक ड्यूटी दे रहा है आर्टिकल 355। कौन सी ड्यूटी? टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के जो भी हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की जो सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बेस पर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो वर्क कर रही हैं। यानी जितनी भी राज्यों की सरकारें हैं वो सभी किस प्रकार से काम कर रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रोविजंस के आधार पर काम कर रही हैं। इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही हैं। ये चेक करना किसकी ड्यूटी है? सेंटर की ड्यूटी है। सेंटर को ये इंश्योर करना है। अगर सेंटर को लगता है कि कोई एक ऐसी स्टेट है जो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के बेसिस पर काम नहीं कर रही, यानी उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का फेलियर हो रहा है, या फिर जिसको हम पॉलिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कोई ऐसी स्टेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पर काम नहीं कर पा रही या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का वो उल्लंघन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वहाँ पर फेलियर हो रहा है, तो ऐसी जो स्टेट होती है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। कौन से आर्टिकल के यूज़ करके? 356 का यूज़ करके। तो आर्टिकल 355 बोलता है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि उसने इंश्योर करना है कि हर एक राज्य की सरकार काम करे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर केंद्र को लगता है कि कोई राज्य ऐसा है जो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की उल्लंघना हो रही है या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो रहा है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है आर्टिकल 356 के अंदर। तो अब उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अब स्टेट इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता है, अब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन से कारण, रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी स्टेट में हंग असेंबली बन जाए, तो वो क्या होता है? अगर किसी राज्य में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर किसी भी पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी 2 पार्टीज थी, सपोज 2 पार्टीज ही मान के चलिए, 2 पार्टीज में किसी को भी कोई मेजॉरिटी नहीं मिली, दोनों में ही इक्वल वोट्स पड़ी हैं, तो उसको बोला जाता है हंग असेंबली। तो अगर हंग असेंबली हो जाए और कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट भी ना बना सके गवर्नर, तो ये सभी बातें हमने गवर्नर के टॉपिक में बहुत अच्छे से की थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो प्लीज़ अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियोस देखिए। तो अगर हंग असेंबली बनती है, यानी कि किसी भी
पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिलती और गवर्नर को भी नहीं पता कि अब किस पार्टी को वो पावर में लेके आए, तो उस समय प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है कि अब यहाँ पर इस राज्य में, इस पर्टिकुलर राज्य में कोई भी जो है पार्टी उसकी मेजॉरिटी नहीं आई है, तो यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बन पा रही, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर आके प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। प्रेसिडेंट आके इस राज्य को कुछ समय के लिए संभाल लेंगे। तो अगर हंग असेंबली हो गई किसी राज्य में, तो तभी भी क्या हो सकता है, आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। दूसरी बात आती है व्हेन मेजॉरिटी पार्टी डिक्लाइंस टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। तो मान लीजिए इलेक्शन हुए, जो बड़ी पार्टी थी, जो मेजॉरिटी पार्टी थी, उसने बोला कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं बनानी, मुझे पावर में नहीं आना। तो बाकी की जो पार्टीज बच गई, जिनको कम वोट्स मिली थी, अब गवर्नर उनमें से कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा, यानी वो पार्टीज अग्री नहीं कर रही एक दूसरे के साथ मर्ज होने में, एक दूसरे को साथ कोलिशन की सरकार बनाने में, गठबंधन की सरकार बनाने में। तो उस समय पर भी क्या हो रहा है, उस स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं बन रही, कोई सरकार पावर में नहीं आ रही। तो उस समय पर भी क्या हो सकता है, बुलाया जा सकता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट जाकर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तीसरा कारण हो सकता है व्हेन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट रिजाइन ड्यू टू द डिफीट इन द असेंबली। तो ऐसा अभी पंजाब की गवर्नमेंट में हो रहा था। बेसिकली क्या होता है कि अगर जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो उसका चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में, तो स्टेट में अगर चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफीट कर जाएं, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हो जाए, तो असेंबली में अगर उनकी डिफीट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो उन्होंने तो मान लीजिए रिजाइन कर दिया, एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। बट अब उसके बाद कोई और ऐसी पार्टी बची ही नहीं है जो कि खुद विलिंग हो या फिर इतनी केपेबल हो कि जाकर वो सरकार बना ले। तो इसका मतलब अब भी उस स्टेट में कोई भी सरकार नहीं बन पा रही, अब भी वो राज्य खाली पड़ा है, वहां पर सरकार नहीं बन पा रही। तो तब भी क्या होगा, वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो आकर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है। तो या तो किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, पहला कारण, या फिर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई, वो अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते और बाकी की जो पार्टीज है वो इतनी केपेबल नहीं है, या फिर गवर्नर उनकी कोलिशन गठबंधन की सरकार नहीं बना पा रहा, या फिर जो पार्टी है मेजॉरिटी पार्टी, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिजाइन कर दें और उसके बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो वहां पर जाकर बैठ सके, सरकार बना सके। तो इन तीनों ही केसेस में अगर देखा जाए तो ऐसा हो रहा है कि वहां पर सरकार नहीं बन पा रही। तो अगर कोई गवर्नमेंट उस राज्य में पावर में नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि अब उस राज्य को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो आएगा प्रेसिडेंट। कौन से रूल पे? प्रेसिडेंट रूल पे। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 356 के अंडर। उसके बाद कुछ एक दो रीजन और है। व्हेन स्टेट डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ सेंटर। मान लीजिए केंद्र की सरकार सेंटर स्टेट को बोल रही है, कोई डायरेक्शन दे रही है कि आप इस प्रकार से चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के आधार पर ही उसने उसको डायरेक्शन दिया है, ठीक है। सेंटर की सरकार ने स्टेट को बोला है कि आप इस काम को इस तरीके से करिए क्योंकि संविधान में ऐसे लिखा हुआ है, बट वो स्टेट सेंटर की बात नहीं माने, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाए, तो फिर भी क्या हो सकता है, सेंटर वहां पर उस सरकार को खत्म कर सकती है और वहां पर जाकर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकती है। लास्ट रीजन, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट डेलिबरेटली एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी राज्य की सरकार जानबूझकर संविधान की प्रोविजन की उल्लंघना करे, तो वहां पर भी जो केंद्र होगा, जो सेंटर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो उस स्टेट में जाकर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर देगा। तो इसका मतलब ये सभी कारण होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर की बात करें तो उसी में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेसिडेंट जाकर उस राज्य में प्रेसिडेंट की सरकार ले आएगा, प्रेसिडेंट का रूल ले आएगा। तो बेसिकली किसी भी स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है उसको रूल करने के लिए, तो वहाँ पर
हेल्प के लिए कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट रूल लगाकर अंडर द आर्टिकल 356। और ये सभी केसेस थे जो कि अगर स्टेट में होंगे तो क्या करना पड़ेगा? स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये प्रेसिडेंट रूल में ही आगे करते हैं। अब जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये बेसिकली इसका अब ये लगाया किस प्रकार से जाता है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कितने समय के लिए लगाया जाता है? तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अब अगर मान लीजिए किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना है या लगाना है तो वो किस प्रकार से लगाया जाएगा, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसीजन आएगा प्रेसिडेंट की तरफ से। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि किसी राज्य में, किसी स्टेट में मुझे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए बिकॉज वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया। तो ये जो चीज़ होगी, ये प्रोक्लेमेशन किसकी तरफ से आएगी? प्रेसिडेंट की तरफ से आएगी। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन ये जारी करेगा कि मुझे किसी स्टेट में, सपोज मुझे पंजाब स्टेट में क्या करना है? प्रेसिडेंट रूल लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर पंजाब में बहुत सारे प्रेसिडेंट रूल्स लगे हैं बहुत बार। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट को लग रहा है कि मुझे पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाना है बिकॉज वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, या वहाँ पर पिछले हमने जितने भी रीजंस पढ़े थे उनमें से कोई एक रीज़न आ गया जिसकी वजह से मुझे पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। फाइन, अब वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में किसमें? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में, यानी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास जाएगा। अब ये प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना पड़ेगा किससे? लोकसभा भी इसको पास करेगी और राज्यसभा भी पास करेगी। कितने समय इनको दिया जाएगा? विद इन 2 मंथ्स, इनको 2 महीने का समय दिया जाएगा। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात वहां पर याद करो तो नेशनल इमरजेंसी में कितना समय दिया जाता था? 1 मंथ का समय दिया जाता था, पहले 2 मंथ का ही दिया जाता था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने वो 2 मंथ का समय 1 मंथ कर दिया था नेशनल इमरजेंसी के केस में। बट स्टेट इमरजेंसी में अभी भी कितना समय दिया जाता है? 2 मंथ का समय दिया जाता है। बट अब अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि मुझे पंजाब में इमरजेंसी लगानी है, स्टेट इमरजेंसी, राज्यसभा ने पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, लोकसभा सेशन में नहीं है, तो जब तक लोकसभा नहीं आती हमें वेट करना पड़ेगा। जब लोकसभा सेशन में आ जाएगी या लोकसभा आकर बैठ जाएगी तो उसको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। अब उसको 2 मंथ का टाइम नहीं मिलेगा, अब उसको 30 दिन का ही समय दिया जाएगा, 30 दिन फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग। तो यहां पर क्या आता है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, या मान लीजिए लोकसभा भंग हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है और एब्सेंस या फिर वो सेशन में नहीं है, तो क्या होगा? 30 डेज फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग विल बी गिवन। और इन द मीन टाइम राज्यसभा क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। क्या बोल रही हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनना इस बात को, कि मान लीजिए अब किसी पंजाब में इमरजेंसी लगानी है, प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे लग रहा है कि पंजाब में इमरजेंसी लगनी चाहिए, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया। अब वो प्रोक्लेमेशन को अप्रूव अगर लोकसभा और राज्यसभा करेंगे तभी इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट ने तो क्या कर दिया? प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया। अब वो गया पार्लियामेंट के पास।
पार्लियामेंट में अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में बैठे हुए हैं तो उन्हें 2 मंथ का समय दिया जाएगा उसको अप्रूव करने के लिए। 2 मंथ में अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो इमरजेंसी लग जाएगी पंजाब में। अगर मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है या लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा की वेट करनी पड़ेगी। जब नया लोकसभा आकर बैठेगा उसको अब 2 मंथ का समय नहीं मिलेगा, अब उसको सिर्फ 1 मंथ का समय मिलेगा। 1 मंथ के अंदर अंदर उसको दोबारा से वो क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा इमरजेंसी। और इन द मीन टाइम उस समय के बीच में राज्यसभा ऑलरेडी उसको अप्रूव कर दे। राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, लोकसभा की वेट करेंगे, जब लोकसभा आकर बैठेगी उसको 1 मंथ का समय देंगे और 1 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा क्या करेगी, अप्रूव कर देगी अगर स्टेट इमरजेंसी को, तो वो स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। तो अब कितना समय मिल गया उसको, विद इन 2 मंथ उसको अप्रूव करना पड़ेगा। और कैसी मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा, क्या स्पेशल मेजॉरिटी से या सिंपल मेजॉरिटी से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नेशनल इमरजेंसी जब लगती थी तो उस समय पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल देती थी और अप्रूवल देती थी स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो लोकसभा और राज्यसभा अप्रूवल देंगी, बट 2 मंथ में देंगी, 2 महीने का समय मिलेगा। बट कैसी मेजॉरिटी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है कि जितने भी मेंबर वहां पर प्रेजेंट है उन्होंने बस सिंपल मेजॉरिटी से, उनसे पूछा जाएगा कि इमरजेंसी लगा दे। अगर जितने मेंबर प्रेजेंट है उनमें से मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया कि लगा दो तो इमरजेंसी लग जाएगी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 मेंबर तो एटलीस्ट उस समय वोटिंग के समय प्रेजेंट हो। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर कोरम पूरा है, 1/10 मेंबर पूरे बैठे हैं तो ठीक है, बट 1/10 मेंबर अगर यहाँ पर बैठे हैं सिंपल मेजॉरिटी में तो काम हो जाएगा। बट वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, वहाँ पर 2/3, 2/3 मेंबर, 75% मेंबर्स तो एटलीस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। सॉरी, मोर देन दैट, 2/3 ऑफ द मेंबर्स वहाँ पर अगर प्रेजेंट होंगे, 66 पॉइंट समथिंग, और उनमें से भी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 50 से ज़्यादा लोग वोट करेंगे और 2/3 ऑफ द मेंबर जो होंगे वहां पर प्रेजेंट होंगे। 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और टोटल मेंबरशिप के 50% से ज़्यादा लोग उसके हक में अगर वोट करेंगे तो उसको बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो चलिए वो हम अमेंडमेंट के टाइम करेंगे। तो ये जो बात होगी पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो सबसे पहले ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन आएगा, फिर इसको अप्रूव किया जाएगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा। कितने समय मिलेगा उनको, 2 मंथ का समय मिलेगा। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो लोकसभा की वेट की जाएगी, जब लोकसभा का पहला सेशन बैठेगा उससे उसको 1 मंथ का समय दिया जाएगा। और कौन सी मेजॉरिटी से ये पास करेंगे, ये पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। अब स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो अब क्या होगा, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लग जाएगा या किसी भी राज्य में लग जाएगा। मैम कितने समय के लिए लगेगा, ये लगेगा फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ कितने समय के लिए लगेगा, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए लगेगा। तो मैम अगर उससे ज़्यादा आपको इमरजेंसी लगानी है, 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आपका काम नहीं हुआ, आपको इमरजेंसी और ज़्यादा एक्सटेंड करनी है, तो क्या आप कर सकते हो? तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या आप कर सकते हो इमरजेंसी को एक्सटेंड? तो बिल्कुल किया जा सकता है, बट हर 6 मंथ बाद आपको दोबारा से अप्रूवल करने पड़ेंगे। इसका मतलब पीरियोडिक अप्रूवल्स आफ्टर एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ बाद आपको दोबारा से पार्लियामेंट के पास अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या हम और 6 महीने के लिए इमरजेंसी को बढ़ा दें। अभी भी स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमें इमरजेंसी और ज़्यादा बढ़ानी है,
तो पार्लियामेंट से हर 6 मंथ बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से ही कि क्या हम अगले 6 महीने के लिए फिर से इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दें। ठीक है मैम, ऐसा ही आप कुछ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी करते थे? हाँ जी, अगर नेशनल इमरजेंसी होती थी तब भी हम हर 6 मंथ बाद क्या करते थे, इमरजेंसी को अप्रूव करवाते थे पार्लियामेंट से। हर 6 महीने बाद अगर पार्लियामेंट हमें अप्रूव करके देती थी कि इमरजेंसी एक्सटेंड कर दो तो हम कर देते थे। बट एक फ़र्क था, नेशनल इमरजेंसी में हम स्पेशल मेजॉरिटी से करवाते थे और यहाँ पर हम सिंपल मेजॉरिटी से करवाएंगे हर 6 मंथ बाद। बट मैम आप तो नेशनल इमरजेंसी को इनफाइनाइट टाइम लेंथ तक आप बढ़ाते जा सकते थे, है ना। हो सकता था नेशनल इमरजेंसी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने मर्जी समय के लिए लग सकती है। क्या स्टेट इमरजेंसी भी जितने मर्जी समय के लिए लग सकती है? तो नहीं, जो स्टेट इमरजेंसी लग सकती है वो मैक्सिमम 3 इयर्स, 3 साल के लिए लग सकती है। उसके अलावा उसके बाद स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकती, चाहे पार्लियामेंट अप्रूव कर दे। तो स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम कितने समय के लिए लग सकती है? 3 साल के लिए लग सकती है। और सबसे पहले, ओके आई रिपीट, मैं सब बिट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये देखना। स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि उसने किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया और वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगानी है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। वो प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट ने अप्रूव करना होगा। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ने उसको अप्रूव करना होगा 2 मंथ के अंदर अंदर सिंपल मेजॉरिटी से। जब उन्होंने अप्रूव कर दिया था तो उस राज्य में इमरजेंसी लग जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। अब वो प्रेसिडेंट रूल जो होगा वो 6 मंथ के लिए ही लगा होगा। अगर आपको उस इमरजेंसी को बढ़ाना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट हर 6 मंथ बाद आपको दोबारा से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से ही। तो क्या अब आप उस इमरजेंसी को कितने लंबे समय तक बढ़ाते जा सकते हो, कितना एक्सीड कर सकते हो? तो आप स्टेट इमरजेंसी को मैक्सिमम 3 साल के लिए ही एक्सीड कर सकते हो। 3 साल के बाद तो इमरजेंसी ख़त्म हो ही जाएगी, फिर आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी थी वो भी आपको हर 6 मंथ बाद उसका अप्रूवल करना पड़ता था, बट आप उसको अनलिमिटेड समय तक बढ़ा सकते थे, एक्सीड कर सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे। बट स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक ही आप किसी राज्य पर लगा सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगा सकते, आप वहाँ पर नई सरकार चुन के दोगे, क्योंकि अरे फेडरल सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। आप ज़्यादा समय तक एक स्टेट पर रूल नहीं कर सकते, कब्जा नहीं कर सकते, आपको उनकी सरकार बनाकर देनी पड़ेगी। आप सिर्फ 3 साल तक ही एक स्टेट पर रूल कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितने समय तक लगती है? 3 इयर्स तक। क्या उसको बार बार अप्रूवल करना पड़ता है? यस, हर 6 मंथ बाद आपको अप्रूव करना पड़ता है। इमरजेंसी कितने समय के लिए लगती है? 6 मंथ के लिए। कौन सी मेजॉरिटी से लगेगी? सिंपल मेजॉरिटी से लगेगी। कितना समय दिया जाएगा? 2 मंथ का समय दिया जाएगा। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो लोकसभा की वेट करेंगे, नई लोकसभा आएगी तो उसको भी 2 मंथ देंगे? नहीं, उसको सिर्फ 1 मंथ देंगे, 30 डेज देंगे, ठीक है। और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके, अब मैम आपने क्या बोला? आपने बोला कि इमरजेंसी लगानी है या नहीं लगानी ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अगर मैम प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया तो आगे डिसीजन होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, इन्होंने अप्रूव करके देना होगा, ठीक है मैम। तो इनको हम 2 मंथ का समय देंगे और ये सिंपल मेजॉरिटी से हमें बताएंगे कि हमें इमरजेंसी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर इन्होंने बोल दिया लगानी चाहिए तो हमारी इमरजेंसी लग जाएगी 6 मंथ के लिए। और इसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करनी है
टू एक्सटेंड, अगर आप इमरजेंसी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक, क्या करना पड़ेगा आपको, पीरियोडिक अप्रूवल्स चाहिए होंगे आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो मैम आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबे समय तक कर सकते हो, 3 इयर्स मैक्सिमम, 3 साल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। बट एक यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चेंज कर दिया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो मैक्सिमम क्या 3 साल तक लगेगा। 1 साल तक अगर आपको किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो आप लगा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो आप 2 ही कंडीशंस पर लगाओगे। पहली कंडीशन, अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तभी आप क्या कर सकते हो, जो स्टेट इमरजेंसी है वो 1 साल से बढ़ाकर 2 साल या 3 साल कर सकते हो। या फिर आपका जो इलेक्शन कमीशन है, या फिर इलेक्शन कमीशन कॉन्फर्स दैट इलेक्शन टू स्टेट असेंबली इज नॉट पॉसिबल। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आप किसी राज्य पर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हो, ये हमें पता है। आप 1 साल तक अच्छे से लगाइए, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी जैसे आप पहले चलते थे। बट उन्होंने बोला कि अगर आपको 1 साल से बाद स्टेट इमरजेंसी लगानी है, यानी आपको 2 साल की या 3 साल की या 2.5 साल की या 1.5 साल की इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए वो आप सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर ही लगा सकते हो। 1 साल से एक्सटेंड करके 2 इयर्स या 3 इयर्स की अगर आपको स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो वो आप 2 ही ग्राउंड्स पर लगा सकते हो। पहला ग्राउंड क्या होना चाहिए कि अगर आपके स्टेट में, अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है, कि देश में या किसी भी पार्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तब आप 1 साल से बढ़ाकर स्टेट इमरजेंसी किसी राज्य में लगा सकते हैं। या दूसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी हम उस राज्य में इलेक्शन नहीं करवा सकते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। अगर इलेक्शन कमीशन बोल दे कि हम पंजाब राज्य में अभी इलेक्शंस नहीं करवा सकते किसी कारण की वजह से, तो इमरजेंसी को ही आप क्या कीजिए और बढ़ा दीजिए, तब इमरजेंसी 1 साल से बढ़ सकती है। पहला कारण। दूसरा रीज़न, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो और बोला जाए कि अब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगी है, अभी हम इलेक्शंस वगैरह नहीं करवा सकते, तो अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उसी को ही कंटिन्यू रहने दो। तो ऐसा 2 ग्राउंड्स कब डिफाइन किए गए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ये चीज़ डिफाइन की गई कि अगर आपको 1 साल से बढ़ानी है नेशनल इमरजेंसी, 2 साल या 3 साल तक करनी है, तो आप इन्हीं 2 ग्राउंड्स के बेसिस पर इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आती है रिवोकेशन। रिवोकेशन, तो रिवोक कौन कर सकता है इसको, इमरजेंसी को हटा कौन सकता है। अगर किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो उसको हटाने की रेवोकेशन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है। यानी अगर प्रेसिडेंट को लगे कि अब इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की आवश्यकता नहीं है तो प्रेसिडेंट ही उस समय ये डिक्लेयर कर सकता है किसी भी समय कि मैं प्रेसिडेंट रूल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस राज्य में अब इलेक्शन करवा दो, नई सरकार आ जाए। या फिर दूसरा कारण क्या होता है कि जो हम हर 6 मंथ बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल लेते हैं कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करें या ना करें, तो उस समय अगर पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दे, बोल दे कि अब तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी पे हार जाए या डिसअप्रूवल हो जाए कि इमरजेंसी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी, हट जाएगी वहीं पर। या फिर प्रेसिडेंट बोल दे कि अब मुझे इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं है।
तो जिस प्रकार से हमने नेशनल इमरजेंसी में किया था कि वहाँ पर 1/10 जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो आएंगे, बोलेंगे कि आप क्या करें, इमरजेंसी जो है, जो हमने नेशनल इमरजेंसी में एक तरीका किया था इमरजेंसी को हटाने का, वहाँ पर लोकसभा में जब 1/10 मेंबर आते हैं और बोलते हैं कि हमें स्पेशल सेशन चाहिए लोकसभा का 14 डेज़ के अंदर, और वहाँ पर वो सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी स्टेट इमरजेंसी में नहीं होता। स्टेट इमरजेंसी को अगर आपको ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो 3 साल के बाद तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। दूसरी बात, प्रेसिडेंट को जब भी लगे कि इमरजेंसी को ख़त्म कर देना चाहिए तो वो इमरजेंसी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात, जो हम हर 6 मंथ बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हैं कि क्या हम इमरजेंसी को आगे एक्सटेंड करें, कंटिन्यू करें, तो अगर वहाँ पर पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दे तो भी इमरजेंसी हट जाएगी वहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका क्या मतलब है, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहां पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या वहां पर चेंजेस आते हैं, तो उसको देखिए। तो अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो वहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उस स्टेट में जाते हैं, उस स्टेट में जाकर वहाँ का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हेडेड बाय, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, कौन हेड करता है स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वहाँ का चीफ मिनिस्टर, सीएम। तो जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वहाँ उनको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। उसी प्रकार से जो स्टेट होती है, राज्य होता है, वहाँ पर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है उनका सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जाता है, सबसे पहले क्या करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय जो सीएम होता है, इसको क्या कर देता है, इनको डिसमिस कर देता है, डिसमिस कर देता है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो सरकार है वो गिर जाती है। तो अगर उस राज्य में सरकार गिर गई तो अब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो की जा सकती है बाय गवर्नर। गवर्नर किसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, मे एडमिनिस्टर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। अगर आप वहां पर राज्य में जाओगे, वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दोगे, वहां की सरकार गिरा दोगे, तो अब वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी कौन करेगा, किसका रूल है, प्रेसिडेंट का रूल है। तो कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। बट वो अपने बिहाफ पर वहाँ के गवर्नर को बोल सकता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर कर सकता है, और किस किस की हेल्प ले सकता है वो, विद द हेल्प ऑफ स्टेट के सेक्रेटरीज की, स्टेट सेक्रेटरीज, या फिर कोई भी ऐसे एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, गवर्नर को कुछ एडवाइजर्स अपॉइंट करके दे सकता है। साथ ही साथ जो स्टेट के सेक्रेटरीज हैं वो सभी लोग गवर्नर की हेल्प करेंगे और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करेगा स्टेट में, किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। प्रेसिडेंट का रूल था तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी प्रेसिडेंट का था, बट प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पर वो काम किसको सौंप सकता है, गवर्नर को सौंप सकता है, और गवर्नर की हेल्प के लिए वो स्टेट के सेक्रेटरीज या फिर कुछ और एडवाइजर्स उसको अपॉइंट करके दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो काम हो गया एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो उसके एग्जीक्यूटिव का क्या होगा, उसके एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम है वो तो डिसमिस हो जाएंगे, और बाकी के जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, वो गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट कैरी करेगा। दूसरी बात हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर में क्या हो सकता है,
प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि जो लेजिस्लेचर की पावर्स है वो किसको दे सकता है, पार्लियामेंट को दे सकता है। यानी प्रेसिडेंट में तो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट में डिक्लेयर दैट पावर्स ऑफ, किसकी पावर्स, स्टेट लेजिस्लेचर की, may declare that powers of state legislature will be exercised by parliament। तो क्या हो सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो तो वो क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद करेगा। दूसरी बात करें अगर लेजिस्लेचर की, तो वहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उस सभी को सस्पेंड कर दिया जाए, और वहां पर उसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है अब वो कौन एक्सरसाइज करेगा, पार्लियामेंट। जो कानून इस राज्य में राज्य की सरकार बना रही थी अब मैं उसको डिसमिस करता हूं, अब इस राज्य के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ ही कैन ऑल्सो प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस, ही कैन ऑल्सो प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर आपको ऑर्डिनेंस इशू करनी है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वहां पर ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है, कानून भी बना सकता है। तो प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट में जाकर भी कानून बना सकता था। अब अगर प्रेसिडेंट किसी स्टेट में आकर अपना रूल कर रहा है, वहां पर राज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर भी वो कानून बना सकता है। ही कैन ऑल्सो प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस। फाइन। नाउ एक और चीज जो हम यहां पर करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है जुडिशरी की, अच्छा उससे पहले हमने बोला कि जो उस राज्य के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट भी बना सकती है और प्रेसिडेंट भी बना सकता है। तो अब जो लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कितने समय के लिए वहां पर रहेंगे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी में तो हमने किया था कि जो कानून नेशनल इमरजेंसी में बनेंगे वो सिर्फ 6 मंथ तक एग्जिस्ट करेंगे। जब आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने तक ही वो कानून वहां पर रहेंगे, उसके बाद वो कानून जो है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट अगर किसी राज्य में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट ने कोई कानून बनाया है तो वो कानून कितने समय तक एग्जिस्ट करेगा, तो वो कानून क्या करेगा, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। जो लॉज होंगे वो क्या करेंगे, लॉज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो वो लॉज तो बने ही रहेंगे, उन लॉज का कुछ भी नहीं होगा। अगर नहीं आपकी उस राज्य में मान लीजिए पंजाब की सरकार है, तो पंजाब में क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहां पर कानून कौन बना रहा है, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। तो जब वहां पर इमरजेंसी खत्म भी हो जाएगी तो वो बने हुए कानून कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वहीं पर ही रहेंगे। हो सकता है नई सरकार आए, नई स्टेट लेजिस्लेचर आए और वो उन कानूनों में कोई चेंज कर दे या उनको ख़त्म कर दे या कोई और एज इट इज़ ही रखे, वो उनकी मर्जी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इमरजेंसी ख़त्म हुई तो इतने समय के अंदर इमरजेंसी में बनाए हुए कानून भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा स्टेट इमरजेंसी में कुछ भी नहीं होता, नेशनल इमरजेंसी में होता था। नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो कानून बनाए जाते थे वो इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो कानून भी ख़त्म हो जाते थे। बट स्टेट इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टेट इमरजेंसी में बनाए हुए कानून कंटिन्यू करते हैं टू एग्जिस्ट। लास्ट, अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव तो खत्म हो जाता है स्टेट में। एग्जीक्यूटिव की पावर्स को तो प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्सरसाइज करता है। लेजिस्लेचर का क्या होता है, लेजिस्लेचर भी खत्म हो सकता है, लेजिस्लेचर की पावर को एक्सरसाइज फिर से प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट करती है। जुडिशरी, क्या स्टेट इमरजेंसी आने पर जुडिशरी पर कोई असर होता है, क्या कोई कॉन्सिक्वेंस होता है प्रेसिडेंट रूल का जुडिशरी पर, तो इसका आंसर है नो। नो, जुडिशरी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट कैन नॉट तो क्या करता है, प्रेसिडेंट कैन नॉट assume to himself the powers of judiciary। तो इसका मतलब जुडिशरी की जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट अपने आप को नहीं दे सकता, या फिर आप बोल सकते हो पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो चाहे किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है तो उस स्टेट की जुडिशरी के ऊपर प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हो जाएगा, बट जुडिशरी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे जुडिशरी नॉर्मल फंक्शन कर रही थी उसी प्रकार से ही वो जुडिशरी नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी। हाई कोर्ट की पावर्स कम भी नहीं हो सकती, चेंज भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही वो पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ सकती है। तो जुडिशरी के ऊपर नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट, कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होता जुडिशरी के ऊपर। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब आर्टिकल 356, यूज ऑफ आर्टिकल 356, कितनी बार हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगा है? तो 125 से भी ज्यादा बार, यानी मोर देन 125 टाइम्स, मोर देन 125 टाइम्स, 125 से भी ज्यादा बार हमारे देश में जो नेशनल स्टेट इमरजेंसी है वो लग चुकी है। पंजाब ऐसा पहला स्टेट था जहां पर ये इमरजेंसी लगी थी 1951 में। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक या दो या उससे ज़्यादा बार इमरजेंसी लग चुकी है। ओके, नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब ये जो इमरजेंसी लगाई जाती है क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है? तो एक बार उसको देखिए अच्छे से। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो क्या मतलब है इसका? जो इमरजेंसी लगाई जाती है क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है? तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 में। जब ये हमने बात नेशनल इमरजेंसी में भी की थी, तो मैडम इंदिरा गांधी ने बोला था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल, तो वही फाइनल है। कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए तो इमरजेंसी लग जाएगी, कोर्ट को उसमें दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड योर जुडिशियल रिव्यू। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट इमरजेंसी शुड बी इम्पोज्ड, देन द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल। सो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में उन्होंने क्या बोला कि सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन फाइनल है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो लगा दो, अगर प्रेसिडेंट को लगता है मुझे नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो लगा दो, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो लगा दो। कोर्ट की उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू नहीं चाहिए। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, कौन आया इंदिरा गांधी के बाद? मोरारजी देसाई। कांग्रेस के बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू तो होगा। आपने तो नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी उस समय, आपने तो बोला था कि जुडिशियल रिव्यू हमें चाहिए ही नहीं है, कोर्ट की दखल अंदाजी चाहिए ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा मैडम। अब से अगर कोई भी इमरजेंसी लगेगी, वेदर इट बी नेशनल, वेदर इट बी स्टेट, वेदर इट बी फाइनेंशियल, तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा, कोर्ट तो देखेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि आपने जो इमरजेंसी उस स्टेट में लगाई है वो बड़े ही इनवैलिड रीजन से लगाई है, बड़ी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो इमरजेंसी जो आपने लगा दी, तो कोर्ट क्या कर सकता है, वो जो सरकार आपने उस स्टेट में डिसमिस की थी ना, उसको रीस्टोर भी कर सकता है और आपकी इमरजेंसी को ख़त्म कर सकता है। तो इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू होगा। और ये कौन बोलता है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, कि अगर आपने ऐसी इमरजेंसी लगा दी स्टेट में जो बड़े ही इनवैलिड रीज़न पर है, बहुत ही वेग रीजंस पर आपने इमरजेंसी लगा दी है, तो कोर्ट आपकी इमरजेंसी को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। जो सरकार आपने वहां पर डिसमिस की थी उसको रीस्टोर कर सकता है और इमरजेंसी खत्म की जा सकती है।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और इसके साथ हमारा जो प्रेसिडेंट रूल है वो ख़त्म होता है बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले हमने नेशनल इमरजेंसी की थी लास्ट क्लास में, तो हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है। तो नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लग चुकी है, 3 टाइम्स। सबसे पहले लगी थी 1962 में, जब हमारा इंडिया का किसके साथ वॉर था? चाइना के साथ वॉर था, इंडो चाइना वॉर था। उसके बाद सेकेंड टाइम लगी थी वो 1971 में, जब हमारा इंडिया का किसके साथ वॉर था? पाकिस्तान के साथ वॉर था, इंडो पाकिस्तान वॉर। देन थर्ड इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ये लगाई गई थी मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा, और ये इमरजेंसी लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर। और इसके बारे में तो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अब तो ये कोई ग्राउंड भी नहीं है इमरजेंसी लगाने का। अब तो इंटरनल इमरजेंसी को हमने आर्म्ड रेबेलियन कर दिया था। किसने किया था? ऑब्वियसली इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए थे, तो उन्होंने ही किया था। और कौन सी अमेंडमेंट की थी उन्होंने? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी 1978 में। ठीक है, तो ये 3 नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हैं अब तक। ये दोनों तो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से लगी थी, तो ये कैसी इमरजेंसी थी? एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। और ये इंटरनल रीजन की वजह से लगी थी, तो ये कैसी इमरजेंसी थी? ये थी इंटरनल इमरजेंसी। तो अब तक अगर स्टेट इमरजेंसी की बात की जाए तो वो 125 बार लग गई, और नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो 3 बार लग गई। सो लेट्स प्रोसीड, नेक्स्ट करते हैं आगे। यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी कंप्लीटली फिनिश होता है, एक एक चीज। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है हमारे आर्टिकल 360 के अंडर। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि भारत की किसी भी स्टेट में या पूरे इंडिया में या इंडिया के किसी भी पार्ट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि भारत की किसी भी स्टेट में, इंडिया में और पार्ट ऑफ इट, भारत के किसी भी हिस्से में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, अगर भारत के राष्ट्रपति को ये लगता है कि भारत में या भारत के किसी भी कोने में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट है वो खतरे में है, भारत पर फाइनेंशियल क्राइसिस आने के चांसेस हैं, या भारत के किसी हिस्से में, किसी राज्य में, एक या दो राज्य में या एक से ज़्यादा राज्य में फाइनेंशियल क्राइसिस आने के चांसेस हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है आर्टिकल 360 के अंडर। अब क्या प्रेसिडेंट को लगना ही फाइनल है? क्या प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन ही फाइनल है? तो वही बात 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इंदिरा गांधी ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वही क्या है? फाइनल है। बट फिर से क्या हुआ? इंदिरा गांधी के बाद कौन आए? मिस्टर मोरारजी देसाई। कब आए उन्होंने? कौन सी अमेंडमेंट की उन्होंने? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो उन्होंने बोला मैडम प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन आपने बोल दिया फाइनल है, बट इट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट तो यहाँ पर भी आएगा, कोर्ट तो नेशनल इमरजेंसी पर भी आएगा कि प्रेसिडेंट ने क्यों लगाई, कोर्ट तो स्टेट इमरजेंसी पर भी आएगा कि प्रेसिडेंट ने क्यों लगाई, और कोर्ट तो फाइनेंशियल इमरजेंसी पर भी आएगा कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो क्यों लगाई है, क्या वैलिड रीजन पर लगाई है, तो कोर्ट तो वहां पर आएगा ही आएगा। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन आपने तो बोल दिया था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि इमरजेंसी लगनी चाहिए, प्रेसिडेंट को लगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए और लग गई पूरे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, या किसी भारत के किसी हिस्से में लग गई पूरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है
कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। कोर्ट देखेगा कि अगर आपने किसी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई है तो वो वैलिड रीजन पर लगाई है या नहीं लगाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से यहां पर आता है पार्लियामेंट का अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो वही बात, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, वित्तीय संकट काल लगाना है, किसी स्टेट में कोई स्टेट कर्जे में आ सकता है या किसी स्टेट पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, तो उस समय पर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन जारी करता है कि मुझे पर्टिकुलर स्टेट, मान लीजिए स्टेट एक्स स्टेट में मुझे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, तो उसको आगे कौन अप्रूव करेगा, उसको अप्रूवल चाहिए होगा किसका, पार्लियामेंट का। क्या पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा? मैम पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, दोनों हाउसेस का पार्लियामेंट चाहिए होगा। तो मैम आप कितना समय दोगे पार्लियामेंट को अप्रूव करने के लिए? तो हम उसको देंगे 2 मंथ का समय, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर जो पार्लियामेंट है उसको ये अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जी आप इमरजेंसी लगा दीजिए उस स्टेट में या भारत में या भारत के किसी हिस्से में। मैम अगर राज्यसभा होगा वो तो अप्रूव कर देगा, अगर लोकसभा मान लीजिए डिसॉल्व हुआ होगा, लोकसभा नहीं होगा, तो हम वेट करेंगे लोकसभा की। तो मैम जब लोकसभा आ जाएगा, उसके बाद जब लोकसभा आ जाएगा तो हम उसको कितना समय देंगे, 1 मंथ का समय देंगे, वही स्टेट इमरजेंसी के जैसे ही। ठीक है। अब अगर अप्रूवल, मान लीजिए प्रेसिडेंट को लगा कि मुझे किसी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, तो वो उसके बाद वो प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, वो प्रोक्लेमेशन को अप्रूव किया जाएगा पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। उन दोनों को 2 मंथ का समय दिया जाएगा जिसके अंदर उनको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर लोकसभा नहीं है तो उसकी वेट करेंगे, जब वो आएगी तब उसको 1 मंथ का समय देंगे। क्या मैम वो सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे या उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए? तो नहीं, वो सिंपल मेजॉरिटी से ही कर देंगे, बाय सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी तो वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में यूज करते हैं, स्टेट इमरजेंसी में या फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो सिंपल मेजॉरिटी से ही ये बोल देंगे कि हाँ जी हमें क्या करना है, हमें किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी है। और जब ये इमरजेंसी लग गई तो ये कितने समय के लिए इमरजेंसी लगेगी? 6 मंथ के लिए। मैम नेशनल इमरजेंसी भी 6 मंथ के लिए लगती थी, स्टेट इमरजेंसी भी 6 मंथ के लिए लगती थी, बट ये लगती है इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ये इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम लगती है, यानी जब तक फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म नहीं होते वो स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी ही रहेगी। ठीक है, आपको बार बार उसको अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी को हर 6 मंथ बाद अप्रूव करवाते थे पार्लियामेंट से, ऐसा आपको स्टेट इमरजेंसी में या फिर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर इमरजेंसी लग गई तो वो इनडेफिनाइट समय तक इमरजेंसी लगी ही रहेगी, बार बार आपको अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इमरजेंसी खत्म कब होगी, यानी इसकी रेवोकेशन कब होगी? ये रिवोक तभी होगी जब प्रेसिडेंट चाहेगा। तो जब प्रेसिडेंट को या देश के राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि अब इस राज्य में या भारत में अब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को खुद ब खुद खत्म कर देगा। पार्लियामेंट का या किसी का भी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर इमरजेंसी के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने वाली होती हैं, बहुत सारी भी नहीं है, मतलब कि हाँ ये आपको कंफ्यूज कर देता है टॉपिक। इसको बार बार रिवीजन करना, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं ना जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में काफ़ी बार आ जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है इस चैप्टर को, तो अच्छे से दोनों पार्ट्स आपने देखने हैं। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी की प्रोक्लामेशन प्रेसिडेंट करता है, अप्रूव करवाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से,
2 महीने का उनको समय दिया जाता है अप्रूव करने के लिए और वो सिंपल मेजॉरिटी से उसको अप्रूव कर देते हैं। जब उन्होंने अप्रूव कर दिया तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लग जाएगी और इनडेफिनाइट समय के लिए लग जाएगी। आपको बार बार अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है, पीरियोडिक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनडेफिनाइट समय के लिए लगेगी। और इसको ख़त्म कौन कर सकता है? इसको ख़त्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब इफेक्ट, अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी कहीं पर लग जाए तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो बोल सकती है स्टेट्स को, ध्यान से, कि अगर देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस है यानी पैसे की कमी। अब हमारे घर में अगर पैसे की कमी आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं खर्चा कम कर दो, है ना, अपने जो आप प्लान्स बनाते हो उनको थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है, थोड़ी सी कंजूसी कर लो। तो उसी प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं ये हम हमारे देश में भी अप्लाई करते हैं। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, सॉरी सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो स्टेट्स को ये डायरेक्शन देती है कि आप क्या करो, आप क्या करो, आप जो अपनी सैलरीज है एंड अलाउंसेस है, तो आप अपनी जो सैलरीज हैं और जो अलाउंसेस हैं उनको कम कर दो। सभी के लिए कम कर दो या पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन के लिए कम कर दो, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप इसको कम कर दो। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस है ये सेंटर के द्वारा दी जा सकती है स्टेट को कि आप अपनी सैलरीज कम कर दो, अलाउंसेस कम कर दो, सभी की सैलरीज कम कर दो या किसी पर्टिकुलर सेक्शन की सैलरीज आप कम कर दो। ठीक है, क्योंकि देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं। दूसरी बात, वो बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स या पैसे वित्तीय बिल्स जितने भी होते हैं या मनी बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब आपका स्टेट लेजिस्लेचर वो बिल्स को पास कर देता है तो उसके बाद वो आप मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स को एक बार प्रेसिडेंट को दे दीजिए। प्रेसिडेंट उसको कंसीडर कर लेगा कि जो आपने जितना खर्चा करने का सोचा है, जो आपने मनी बिल्स के बारे में सोचा है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो एक बार वो प्रेसिडेंट को पता लगता रहे कि वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना आया, कितना गया। तो वो आपके जो मनी बिल्स हैं और जो आपके फाइनेंशियल बिल्स हैं, आप क्या करें, उनको प्रेसिडेंट से उसकी कंसिडरेशन ले ले। ऐसा भी स्टेट को कहा जा सकता है सेंटर के द्वारा, ऐसा भी स्टेट को सेंटर के द्वारा कहा जा सकता है कि आप अपनी सैलरीज या फिर अलाउंसेस कम कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी बात होती है वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट में रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ पीपल सर्विंग इन यूनियन। तो जो लोग यूनियन में काम कर रहे हैं यानी सेंटर में जो काम कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट उन लोगों की भी सैलरीज या अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन लोगों की भी जो सैलरीज हैं या फिर अलाउंसेस हैं उनको कम किया जा सकता है। तो अगर देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं तो जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट को बोल सकती हैं कि आप अपनी सैलरीज या अलाउंसेस में रिडक्शन कर दीजिए, कम दीजिए सैलरीज, या बोल सकते हैं कि आपके जो मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास होते हैं एक बार उसकी प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन ले लें, उसको प्रेसिडेंट को दिखा दें। या फिर जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन में सेंटर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी सैलरीज को कम कर सकता है, अलाउंसेस को कम कर सकता है। या फिर जो हाई कोर्ट के जजेस हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हो गए, तो वहाँ पर
उनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, वो भी कम की जा सकती हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद के लगने पर। तो अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? तो अब तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो अब तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग गई? 3 बार। एक बार 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी। स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुकी है, मोर देन 125 टाइम्स। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो अब तक आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में नहीं लगी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसी के साथ साथ हमारा जो इमरजेंसी का टॉपिक है वो कंप्लीटली फिनिश होता है। हमने कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक but very important, so focus on this topic, it's very important, and thank you so much.